नमस्कार। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल 10 बजे। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। क्या अमेरिका वर्सेस ईरान टकराव वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि सैन्य ताकत की सीधी चुनौती बन चुका है। खाड़ी में तनाव अपने चरम पर है और दुनिया की धड़कनें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का संदेश क्लियर है, साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी सीधा और बड़ा होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी में तैनात है। फाइटर जेट्स आसमान में गश्त कर रहे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ युद्ध का खतरा और ज्यादा गहराता जा रहा है। ट्रंप का बयान भी बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को राख करने की धमकी दे दी है। अमेरिका की प्लानिंग साफ है, अगर पारंपरिक युद्ध से बात नहीं बनी तो खाड़ी के गहरे पानी में परमाणु बम बरसेंगे। इधर G7 देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर फिनलैंड ने 22 देशों की सेना के साथ हॉर्मुज को जबरन खुलवाने का मन बना लिया है। यानी एक चिंगारी और पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। तेल, व्यापार, सप्लाई चेन सब कुछ ठप हो सकता है, क्योंकि अगर हालात काबू से बाहर हुए तो ये टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अब ये टकराव वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। आज के खास शो में यही सवाल हम अपने मेहमानों से पूछने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये युद्ध किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका हम लोग करेंगे एक एक करके। और उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। लगातार खबरें आ रही है युद्ध से जुड़ी। यूएस इजराइल ने तेहरान में स्ट्राइक की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेहरान पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। ईरान में उर्मिया के रिहायशी इलाके में यह हमला हुआ है। पीड़ितों की मदद में जुटा है राहत और बचाव दल। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है अमेरिका और इजराइल, और उसी कड़ी में यहां पर ईरान पर एक और अटैक जो है वो किया गया है। यूएस इजराइल ने तेहरान में स्ट्राइक की है। तेहरान पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है। ईरान में उर्मिया के रिहायशी इलाकों में यह हमला किया गया। पीड़ितों की मदद में राहत बचाव का काम जुटा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पीड़ितों की मदद हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं यहाँ के, वो इसकी चपेट में आए हैं, जद में आए हैं, और अब उन्हें बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है, लेकिन इसकी चपेट में जो आम नागरिक हैं, जो मासूम लोग हैं, वो भी आ रहे हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं है इस जंग से जो इजराइल और यहां पर ईरान के बीच चल रही है। ईगो की लड़ाई इसे कह सकते हैं, अपने वर्चस्व की जंग इसे कह सकते हैं। और कोई भी अगर हम देखें दोनों पक्षों में से झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ये लगातार कह रहा है कि इस जंग का अंत जो है वो हम तय करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि सीजफायर की स्थिति भी नहीं बनने देंगे। और अगर देखें इस पूरी जंग में किस तरीके से तमाम जो बड़े देश हैं वो भी धीरे धीरे करके हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। G7 देशों की भूमिका आप इसमें देख रहे हैं। रशिया अपनी नाराजगी जता चुका है। ऊर्जा क्षेत्र किस हद तक प्रभावित है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लगातार एक के बाद एक किस तरीके की जो अपडेट्स है वो साझा हम आपके साथ कर रहे हैं। इन सब के बीच मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल देव आनंद हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। अभी अगर हम देखें जो स्थिति नजर आ रही है, किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है ये युद्ध क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि अब तो प्लेयर्स भी बहुत सारे हो गए। बिल्कुल। नमस्कार मोनिका जी। मुझे आज जब डिबेट पे आने से पहले मैं एक बयान पढ़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, जो चुनाव से पहले उन्होंने दिया था कमला हैरिस के लिए। उन्होंने कमला हैरिस पर ये बयानबाजी, जिसके लिए अब वो फेमस हो चुके हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो वो अमेरिकी नागरिकों को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने ये चेतावनी दी थी इनफैक्ट कि वर्ल्ड वॉर 3 कमला हैरिस के आने से होगी। फिर उन्होंने बोला था कि जितने भी अमेरिकन्स के बच्चे हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए कि ये मिलिट्री में भेजेगी, वॉर में भेजेगी। और आज के टाइम में देखिए कैसी
वो पलट गया है पूरा ए टू जेड। और फिर मैं देख रही थी जेडी वैंस का 2023 का ट्वीट, जब उन्होंने बोला था कि $1 ट्रिलियन खर्च हुए थे इराक वॉर में, तो जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम बिल्कुल भी अमेरिका और अमेरिकन के सिटीजन्स को एक भी डॉलर हम नहीं खर्च करेंगे किसी भी वॉर में। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि $200 बिलियन मांगे जा रहे हैं पेंटागन से, पेंटागन की तरफ से यूएस कांग्रेस को। तो इनकी सरकार $200 बिलियन का बजट मांग रही है ताकि वो ईरान वॉर को फ्यूल कर सके। बाकी आता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। बिल्कुल मोनिका जी, वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी ऑनगोइंग हो चुकी है अगर वैसे देखें तो, क्योंकि ये वेस्टर्न एशिया का जो है मामला है ईरान और इजराइल का, वो ऑलरेडी फैल चुका है। खाड़ी के देश इसमें इफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करने लग गया है नेटो के अलायंस को, इवन दो बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये पेपरलेस टाइगर हैं हमारे बिना, उनसे हताश हैं, हर किसी से हताश है। बट कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए बोल रहे हैं कि ठीक है हम भी आपको अपने जहाज देंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि G7 का भी अब आ रहा है कि जी। G7 भी इसमें पार्ट लेगा। बट हमारे लिए एक चीज नोटिस करने के लिए है मोनिका जी कि आज 24वां दिन है ईरान की जो रिजीम, जिसमें पहले दिन उनका सुप्रीम लीडर रिमूव हो जाता है, जो चीप ड्रोन्स वर्सेस $1 बिलियन मिसाइल्स का मुद्दा हो चुका है अब, कि चीप ड्रोन्स जो ईरान फायर कर रहा है उससे इतना अफेक्ट हो रहा है कि उनकी गैस रिफाइनरी डिस्ट्रॉय हो रही है, ऑयल रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वेरएज हम देख रहे हैं कि यूएस और इजराइल बिलियंस पोर कर रहे हैं इस वॉर पर। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मोनिका जी कि वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी इसका बिल्कुल। आगमन हो चुका है। अब इसका ये कोई एंड गेम नहीं है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एंड मलिका गेम जी, नहीं मैं है, आपके इसकी पास विक्ट्री लौट रही क्या हूँ। एक है अपडेट समझ। दर्शकों को बता दें, आपके पास फौरन लौट रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब दिया, क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। ईरान के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, ईरान को नक्शे से मिटाना असंभव है, ये प्रोजेक्शन की तरफ से कहा गया। ईरान को मिटाने का भ्रम ना पाले अमेरिका, खतरों का डटकर सामना करते हैं ईरानी, ये साफ तौर पर कहा गया ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी के लिए खुला है, ये भी साफ कर दिया है। और ये एक बार फिर से दोहराया कि ईरान किसी धमकी से डरता नहीं है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ईरान पर बनाने की कोशिश हो रही है। और यहां तक बताया जा रहा है कि अब ईरान का अस्तित्व जो है वो नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि नक्शे से तो आप नहीं मिटा पाएंगे। कर्नल शिवदान जी, अभी भी किसी के सुर ठंडे नहीं पड़े। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, बाकी देशों की मदद भी ली जा रही है। और जाहिर है वो करते भी क्या, क्योंकि अब तो ऊर्जा क्षेत्र पर भी अगर देखें तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ईरान के सुर जो है वो नहीं बदल रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये क्या ये विश्व युद्ध है, तो एक प्रकार से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मैडम सही कह रही है कि विश्व युद्ध हो चुका है। विश्व युद्ध जो है पहले जमाने में खाली सेनाएं आपस में युद्ध लड़ती थी, आज के जमाने में युद्ध भी कई प्रकार के हो गए। आर्थिक मोर्चे पर लड़े जाने वाला युद्ध, मीडिया में लड़े जाने वाला युद्ध, साइबर उसमें लड़े जाने वाला युद्ध, और इस प्रकार की सेनाएं जो आपस में लड़ रही हैं उस प्रकार का युद्ध। तो इस प्रकार से जो अमेरिका ने जो और इजराइल ने हमला किया है, उससे दुनिया में जो बाकी देश हैं वो आर्थिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं, और जो खाड़ी के देश हैं उन पर चारों तरफ बमबारी करके ईरान ने उनको बर्बाद कर दिया है। मगर ऐसे टाइम पर ईरान को चीन और रूस का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण वो इसमें स्टैंड कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। और यहां तक एक्सपेक्टेशन है कि यदि ईरान को जरूरत पड़ेगी तो मिसाइल्स की सप्लाई और ड्रोन्स की सप्लाई चीन उसको लैंड रूप से करेगा, क्योंकि जो साझा आर्थिक गलियारा है वो चीन से पाकिस्तान होता है सीधा ईरान तक जाता है। उससे जो है चीन मैं जो आ है रही हूँ सर, आपके पास लौट के आ रही हूँ। कर्नल देवानंद, यहाँ पर देखिए जिक्र शिवदान जी ने किया इस बात का कि युद्ध की बात हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पारंपरिक युद्ध से अगर बात नहीं बन रही है तो परमाणु जो है हमला भी होगा, यानी कि उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। जी जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, पर मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा। पूरे भारत का मीडिया, पूरे विद्वान लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, इजराइल कर नहीं पा रहा है, कुछ बॉम्ब गिर रहे हैं। देखिए, बॉटम लाइन इस युद्ध की है कि इजराइल ने फैसला किया है कि वो ईरान का न्यूक्लियर वेपनाइजेशन और ईरान को ऐसा कमजोर करेगा कि कभी उसके ऊपर वो चोट ना कर पाए। अमेरिका का जहां तक इंटरेस्ट है हम जग विदित है,
पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि युद्ध तो देखिए हर वक्त में शुरू रहता है। और जैसे हमारे साथ बैठी हमारी बहन बता रही थी, इट्स ओके, बिल्कुल सही बात है, युद्ध तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पर विश्व युद्ध कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विश्व युद्ध के जो पैमाने हैं वो अलग हुआ करते हैं, हाँ, हम किसी भी नजरिए से। पर अब आइए देखिए, जो ईरान की एक, मैं मानता हूं कहीं न कहीं ये ऐसी एक भूल हो रही है जहां पर ईरान के अंदर अब वो अपने नागरिकों का नुकसान करवा रहे हैं। देखिए साहब, थोड़े दिनों पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन का कंधा बनाकर अमेरिका ने और नाटो ने ये युद्ध को एक तरफ भड़का रखा है। हाँ। अब रूस को मौका मिला, उसने ईरान का कंधा लिया है। अब बात सही है कि दोनों बड़ी ताकतें पीछे से युद्ध लड़ रही हैं, पर ईरान के केस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब पूरे लोग इसको चर्चा में नहीं ला रहे हैं। हम हाँ। तेल की चिंता कर रहे हैं, गैस की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान वो राष्ट्र है आज के दिन जो इनके जो जो इस्लामिक राज्य है उसकी मानसिकता है आतंकवाद का साथ देते हुए। हमास, हूती, हिजबुल्लाह तीनों इन्होंने तैयार किए हैं दुनिया को टेरराइज करते हुए अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। दुनिया की परवाह इन्होंने नहीं की। और आज भी ये जो कर रहे हैं, जब युद्ध के अंदर इनके लीडर्स मारे गए हैं, करीब मैं देख रहा था 70 से ज्यादा लीडरशिप वाइप आउट हो गई है, 130 से ज्यादा इनके शिप्स जमीनों दोष हो गए हैं, और करीब 8000 टारगेट स्ट्राइक करने के बाद भी अब वो बेहुदा बयान दे रहे हैं कि हम अमेरिका को मिटा नहीं सकता। सच्चाई ये है, अमेरिका, इजराइल, कंबाइंड पावर, इवन रशिया एंड चाइना डू नॉट डेयर टू कम ओपनली इन फ्रंट ऑफ देम। और अमेरिका, जहां तक आपका सवाल आखिरी जो आपने कहा परमाणु युद्ध का, अगर अमेरिका को नुकसान होता लगेगा तो हमें सबको याद है किस तरह हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने प्रहार किया था न्यूक्लियर से, दुनिया में कोई नहीं बोल पाया। हाँ। और आज के दिन भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका का विरोध करने वाला कोई एक देश भी नहीं है। ईरान ने मुकाबला किया पर ईरान बर्बाद हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगा, इससे ज्यादा न्यूक्लियर अटैक होना है। उनके 8000 टारगेट्स, इमेजिन। ईरान अभी भी कर्नल 30 साल देवानंद, अगर से न्यूक्लियर हमला होगा तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि ईरान का नुकसान होगा, जाहिर है इससे तमाम देश जो है अछूते नहीं रह जाएंगे। मल्लिका पांडे जी, आपको लगता है ये स्थिति आने देंगे बाकी जो देश हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ये प्रलय हो जाएगी, मैं तो विश्व युद्ध भी नहीं कहूंगी, बड़े पैमाने पर नुकसान। कर्नल देवानंद। जी जी, तो जो आप कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, प्रलय बिल्कुल होगी। पर यही तो अब देखो समझने की बात है कि ईरान के अंदर जो आज ताकत में जो लोग बैठे हैं, देखिए उनका सुप्रीम कमांडर जा चुका है। आज के दिन कोई बैटल कंट्रोल करने वाला नहीं है। 31 अलग अलग उनके जो बैटल की पॉलिसी के हिसाब से जिसके अंतर्गत जो आता है वो मारे जा रहे हैं, और वो मिसाइल ही फायर कर रहे हैं ना। देखिए निर्दोषों को मार रहे हैं, पूरे दूसरे जो उनके सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र जो उनके पड़ोस में उनका नुकसान कर रहे हैं। तो ईरान के अंदर जो पावर में है वो टेररिस्ट है, मैं ऐसा मानता हूं। दुनिया में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी जानते हैं उनके दिन ज्यादा नहीं है। हाँ, हो सकता है मिसाइल वो अगले 10 वर्ष तक जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हुए भारत को तंग करता है, ये करते रहे। पर ईरान एक तरह बर्बाद हो गया। अगर कहीं होर्मुज और जैसे अभी देखिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। देवानंद, लेकिन वो अपने जो खाड़ी देशों पर अगर अटैक वहां पर हो रहे हैं तो ये तो ईरान साफ कर चुका है ना कि खाड़ी देशों से हमें दिक्कत नहीं है। भाई आपने वहां पर अमेरिका को घुसने दिया, आपने वो बेस बनाए, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मल्लिका जी जुड़ गई है, एक बार रिएक्शन उनसे भी ले ले, मैं आपके पास लौटूंगी सर। मल्लिका पांडे जी, इससे पहले परमाणु का भी हमने जिक्र किया कि अगर परमाणु हमला क्या वाकई में अमेरिका इतना बड़ा स्टेप ले सकता है मौजूदा स्थिति में, और साथ साथ जैसे कि यहाँ पर कर्नल देवानंद ने जिक्र किया कि ईरान एक आतंकी देश है, ये हम जानते हैं कि उसके प्रॉक्सीज के साथ किस तरीके की केमिस्ट्री और जो कुछ चलता है, लेकिन आपको लगता है कि वो खाड़ी देश भी उसके दुश्मन है और वो उनसे भी इस बहाने बदला ले रहा है? मल्लिका पांडे जी, छोटा सा। बिल्कुल नहीं मोनिका जी, देखिए सबसे पहले तो जितने भी ये खाड़ी देश थे, कहीं ना कहीं चाहे वो कतर हो चाहे वो यूएई हो, इनमें डेफिनेटली आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस रहे, इन द सेंस कि एक शिया मेजोरिटी रहा है ईरान वर्सेस सुन्नी मेजोरिटी जितने खाड़ी देश हैं, वो जरूर रहा है। बट जितने भी ये खाड़ी देश हैं वो कभी भी इजराइल के सपोर्टर्स नहीं रहे हैं। वो कभी भी इजराइल को ओवर ईरान नहीं चूज करते। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले आप देखिए बार बार वो रीएटिरिएट कर रहे थे कि हम यूएस को एयरबेस नहीं अपना यूज करने देंगे। उसके बाद यूएस ने बिना उनकी परमिशन के और बिना कहीं करके अपने लार्जेस्ट यूएस एयरबेस उनके वहीं पर है तो यूज कर लिया। बट आज भी देखिए आप कतर के फॉरेन मिनिस्टर का मैं सुन रही थी,
तो वो बोल रहे हैं कि हमें डायल डाउन करना चाहिए, हमें डिप्लोमेसी करनी चाहिए, हमें नहीं इस वॉर को स्पिल होने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खाड़ी के देश एट द सेम टाइम बोल रहे हैं कि नहीं अटैक भी करिए, बट एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते हैं कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी अटैक हो। तो ये डिवाइडेड ओपिनियन रहे, क्योंकि वो इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं रहे हैं, वो अमेरिका के सपोर्टर रहे हैं। बट इस युद्ध में उनको इसराइल के साथ जो आना पड़ रहा है, तो वो बाय चॉइस नहीं बाय फोर्स आना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान उन पर अटैक कर रहा है। अब ईरान की जहां बातचीत करे जा रहे हैं, देखिए परमाणु बार बार, देखिए अब्बास अरागची का अगर आपको ट्वीट देखेंगे तो अब्बास अरागची उनसे ट्रम्प के इस 48 आवर्स अल्टीमेटम के बाद उन्होंने लिखा है कि आप वियतनाम युद्ध को याद करिए, जहां आपके हमने 50,000 से ऊपर आपके सैनिक मारे गए थे। उस वियतनाम वॉर को वो बार बार टारगेट कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो ईरान में भी ऐसा होगा। तो परमाणु यूज करना, मोनिका जी, इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। और जो अभी गिवन द केस है उससे बहुत सारी चीजें, वैसे ही अमेरिका हर कुछ क्रॉस कर चुका है। देखिए जिनीवा कन्वेंशन वो मानता नहीं है, इंटरनेशनल लॉ वो मानता नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यही वो तो कोई मल्लिका भी जी, हिदायत साथी नहीं मानता पैनलिस्ट है। यही तो कह रहे हैं कि गुरेज नहीं करेगा अमेरिका। ऑप्शन तो खैर वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमेरिका गुरेज नहीं करेगा। सर मैं एक रिएक्शन शिवदान जी से ले लूं, मैं फिर आप ही के पास आ रही हूं। कर्नल शिवदान, आपका क्या इस पर रुख है? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पूरे जो खाड़ी देश हैं ये मुस्लिम बहुल देश हैं, और इनका उद्देश्य क्या है ईरान के साथ दुश्मनी का, सॉरी इजराइल के साथ दुश्मनी का। आपको याद होगा कि 1949 में इजराइल देश की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? कि पूरे खाड़ी देशों से, पूरे अरब देशों से यहूदियों को मार मार करके, टॉर्चर कर करके बाहर निकाला गया और उन्होंने जाके इजराइल को बसाया। ईरान ने कसम खाई हुई है कि वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नामो निशान मिटा देगा, इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इसलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है कि इजराइल एक कोई देश है। तो इसलिए इनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण यह है। इसलिए अभी बाद में, हालांकि बहुत से अरब देशों ने इजराइल को रिकॉग्निशन कर दी है, मगर उसके पहले इन्होंने 1967 में, 73 में, 2006 में बार बार इजराइल पर अटैक किया था उसको खत्म करने के लिए। तो इसलिए इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी बहुत पुरानी है, एग्जिस्टेंस के टाइम से है, और इसी के लिए अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ही इजराइल जो है हमेशा तैयार रहता है और ईरान के विरुद्ध। अदरवाइज ईरान और इजराइल का ना सीमा मिलती है, ना कोई इंटरेस्ट मिलते हैं। क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में? लेकिन अब तो सर ये अमेरिका और सीधे सीधे ईरान हो गया है। अब तो इजराइल भी क्या देखे, सीधे अमेरिका ये समझ रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर उसकी जंग है। एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर कर्नल देवानंद से भी ले लेते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए कि हमें युद्ध का जो हम कह रहे हैं न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर, मेरा एक विद्वानों से यही कहना है, नागरिकों से, देखिए कि युद्ध कोई आपसे पूछ के नहीं करता है, और अमेरिका कच्चा खिलाड़ी नहीं है युद्ध के मामले में। और जब युद्ध होता है तो नागरिकों का भी नुकसान होता है, कोलेटरल डैमेज भी होता है, इकोनॉमी भी नुकसान होता है। पर ट्रंप साहब सुप्रीम कमांडर हैं, भारत में प्रधानमंत्री सुप्रीम कमांडर नहीं है हमारी फोर्सेस के। तो वो जब वो कोई फैसला करते हैं, कोई करते हैं, देखिए अमेरिका को आज के दुनिया में इतने दिन से युद्ध चल रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके जेल में डाल दिया, इतना तबाही हो गई। आज तक क्या ट्रंप को किसी ने बोला कि ट्रंप स्टॉप फाइटिंग अदरवाइज विल अटैक? किसी में हिम्मत नहीं है। और ये मान के चलिए, ईरान चाहे जितना टेरराइज कर ले दुनिया में, ये डरा रहा है। अभी इस्लामिक देशों को, जो सुन्नी है, खुद शिया है, तेल का दबाव डाल रहा है, पर ईरान ने अपनी कब्र खोद ली है। और हाँ, ये बात है कि अमेरिका का अगर बड़ा नुकसान होगा, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, पर उनका अगर कोई बड़ा नुकसान होगा तो अमेरिका कभी नहीं डरेगा। उन्होंने पहले भी करके दिखाया है, और आज भी वो कहते हैं, वो उनकी ताकत है साहब, वन हैज टू अंडरस्टैंड। और भारत की मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के जहां तक हितों का रास्ता है, इसमें सवाल उठता है, कई लोग भारत में सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, भारत ने युद्ध थोड़ी शुरू किया है, या भारत से पूछ करके थोड़ी शुरू हुआ है। हाँ, दुनिया में जब भी कोई त्राहिमाम मस्ती है तो हम सब पे असर आता है, और हमें आज के दिन हमारी चिंता करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं ईरान का खात्मा होना जरूरी है, क्योंकि वो हमास है। 23 मार्च का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आज 23 मार्च है, आज वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, बातचीत होगी? क्योंकि मौजूदा सिनारियो तो ये कह नहीं रहा कि ये दोनों ही देश जो है बातचीत करने को तैयार हैं। तो फिर अब देखिए, मेरे से सवाल आपका मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मौजूदा परिस्थिति क्या, मेरा ही है,
तो ये मौजूदा जो अल्टीमेटम दिया है, मैं ये देख रहा हूं ईरान 90% तो बर्बाद हो चुका है। आखिर में अमेरिका इसके ऊपर जो 9,000 इन्होंने मैरीन्स को डिप्लॉय किया है, तो जरूर आगे और दबाव बनाएंगे। अमेरिका इस युद्ध को पूरा समाप्त अगले कई साल नहीं कर पाएगा, पर हॉर्मुज और जो इनके यहाँ जो मिलिट्री पावर है उसको डिवास्टेट करेगा जल्दी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, मैं लौटू आपके पास। इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर ले। आधी रात को ईरानी हमले से दहला इजराइल। आधी रात को ईरानी अटैक हुआ है जिससे इजराइल दहल गया। ईरान ने क्लस्टर वॉरेट से अटैक किया है। जेरूसलम वेस्ट बैंक पर बम बरसाए। तेहरान पर की गई है बमबारी। तो तेहरान पर की गई है बमबारी और जेरूसलम वेस्ट बैंक पर ये बम बरसाए गए हैं। मल्लिका जी, अल्टीमेटम पर आपका क्या रिएक्शन है? अल्टीमेटम जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी एक्सट्रीम तक वो जा सकते हैं, परमाणु का भी जिक्र कर लिया है, कहा है कि अगर ट्रेडिशनल वॉर से काम नहीं चला तो हम किसी भी लिमिट पे चले जाएंगे। सो आपका क्या रिएक्शन अब इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद, क्या या फिर ये बाकी उनके जो पोस्ट और उनके बयान होते हैं वैसे ही है? मोनिका जी, ट्रंप ने जब कल आप उनका बयान देखिए तो उनके और उनके वॉर सेक्रेटरी के दोनों के बयान अलग है। उनके वॉर सेक्रेटरी बताते हैं कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका, वॉर कितने भी टाइम तक चल सकती है। वेरएज ट्रंप बोल रहे हैं, कल उनका बयान ये था कि हमने पूरा वाइप आउट कर दिया है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बट देखिए, ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी 77% उन्होंने मिसाइल का जो जखीरा है वो खत्म कर दिया है। बट जो 23% बचता है उससे भी ईरान बहुत प्रिसिशन से टारगेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और आप देखिए, उसका जो F-35 विमान था जिसको अदृश्य विमान अमेरिका क्लेम करता है, 800 करोड़ की लागत से वो बना है, उसको तक ईरान ने टारगेट कर दिया है। कल की ये खबर थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ईरान को बार बार ट्रंप उकसा रहे हैं और ईरान के लिए, मोनिका जी, हमें समझने की बात है कि ईरान के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। ईरान के लिए ये जितना लंबा वॉर खींचेगा उतनी लंबी रिजीम जाएगी, उतनी ही उनकी विजय होगी। और जब जब ट्रंप ने अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे हैं, अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, 21 साल तक वो लड़ते रहे, बट आज के टाइम में कौन है वहां पर? तालिबान ही है। इराक में आप देखिए, उन्होंने पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया था, सद्दाम हुसैन ने इतनी लंबी वॉर खींची, कौन आजकल तेल निकाल रहा है वहां से? चाइना निकालता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब जब अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड निकाले तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। और ट्रंप इसको वेनेजुला से इक्वेट नहीं कर सकते। ईरान की ज्योग्राफी, ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, जैसी वो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे तो IRGC भी बहुत गुरिल्ला वॉरफेयर, इस वॉरफेयर में वो बहुत आगे है। उन्होंने इराक वॉर 8 साल तक खींची थी, 8 साल तक, जबकि उनके ऊपर केमिकल वेपन्स यूज किए। इराक ने इराक को बैक किया था यूएस ने 1980 में, और उन्होंने बिल्कुल 8 साल तक वो वॉर खींची, जबकि सिविलियन टारगेट्स किए गए, केमिकल वेपन्स यूज किए, तब भी 8 साल तक उन्होंने वॉर खींच ली थी। तो देखिए, ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। जब हम बात कर रहे हैं कि ईरान को ऐसे ही हराया जा सकता है, वो बिल्कुल जैसे कर्नल सर ने भी बोला कि लंबे टाइम तक खींचेगी ये वॉर, प्रोलॉन्ग्ड है और इसका डिजास्टर्स इफेक्ट होने वाला है। कर्नल शिवदान, आपको क्या लग रहा है अल्टीमेटम को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के? और ईरान भी जाहिर है, ईरान इतना कॉन्फिडेंट अगर है सर, प्रत्यक्ष तौर पर ना सही, लेकिन चाइना और रशिया हेल्प तो कर रहे हैं ईरान की। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, रूस और चीन दोनों उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की सपोर्ट की है और हर कदम पर रूस के साथ ईरान खड़ा रहा है। तो इसलिए रूस जो है उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। और चीन का, क्योंकि 90% ऑयल जो चीन का है वो ईरान से जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, इसलिए चीन भी जो है ईरान को इस प्रकार नहीं छोड़ेगा। तो ईरान जो है पूरी तरह से सपोर्ट में है चीन के। और फिर जैसा मैंने पहले कहा, आजकल का युद्ध सीमाओं पर आमने सामने नहीं लड़ा जा रहा है जिसमें सैनिक मारे जा रहे हैं या कोई और बात हो रही है। बैठे अपने देशों में बैठ करके अपने लॉन्चर स्टेशनों से मिसाइल दागी जा रही हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। और जिस प्रकार रूस और यूक्रेन में पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, इसी प्रकार से ये युद्ध भी लंबा चलने की उम्मीद लग रही है। केवल जो इसका खाड़ी में जो उनका आइलैंड है छोटा सा, इस पर हो सकता है अमेरिका कब्जा कर ले, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोमिनेशन करने के लिए। और मगर उसके लिए अमेरिका को काफी सैनिक वहां भेजने पड़ेंगे।
तब जाकर के वो कुछ इस पर कर सकता है। कर्नल देवानंद, स्ट्रेट और हॉर्मूज पे तो आप देखें किस तरीके से बाकी देश भी सामने आ गए कि भाई हमारा जो जिस तरीके से तेल आ रहा था वो सब बहाल होना चाहिए, और तमाम देश लामबंद होते भी दिखाई दे रहे हैं। हम G7 देशों की बात कर ले या फिर हम फिनलैंड की बात कर ले, सो आपको लग रहा है वहां पर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, जैसा कि आपको याद होगा, कर्नल शिवदान मैं आपके पास, कर्नल शिवदान मैं लौट चुकी आपके पास सर, मैं आ रही हूँ लौट के। कर्नल देवानंद जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी 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 कर्नल देवानंद जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक मुख्य कारण था जिसके कारण ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है एक तरीके से, जो इसका ईरान द्वारा अपने पड़ोसियों पर मिसाइल फायर करना, नुकसान करना। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका क्लियर कर चुका कि हम तो यहां से 1% मात्र तेल एनर्जी वहां से इंपोर्ट करते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी और अंतरराष्ट्रीय पावर के लिए वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि चीन का तेल यहां से ज्यादा जाता है, रूस का भी प्रभाव बढ़ता है, तो अमेरिका ने अपनी, ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उसका सम्मान का प्रतीक बना लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो कंट्रोल करेगा। और देखिए इस इलाके में तेल की बड़ी मात्रा है, तो अमेरिका यहां से किसी भी हालत में तेल को बंद होने नहीं देना चाहेगा जैसी उसकी इच्छा नजर आती है। और उसके लिए जैसा मैंने बताया कि अभी उसने अपना पूरा नेवी का करीब 9,000 उन्होंने अपने सैनिक नेवी वाले जो स्पेशल फोर्सेस है, मरीन, वो लेके आ गया है। और तो और देखिए वहां जिस प्रकार से ये जो देशों को लेकर के साथ अभी अमेरिका के समर्थन में आवाज उठ रही है और ईरान के विरोध में खड़ी है, मैं मानता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक क्रिटिकल वॉर पॉइंट है, और इसको क्लियर करना और इसको सेव करना हर दुनिया की बड़ी ताकत की इच्छा रहेगी। जबकि रूस और चाइना चाहते हैं कि अमेरिका का इसी तरह दबदबा खत्म हो, पर अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है जैसा मुझे प्रतीत होता है। जी, और इसीलिए इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि रशिया और चाइना का क्या रुखता है, और ये जो अल्टीमेटम है जो आज खत्म हो रहा है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडिया डेली को। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।